आज हम लोग बात करेंगे जो अभी रिसेंट 3 इलेक्शंस हुए हैं वर्ल्ड में। बाहर की तरफ काफी कोशिश की जा रही है कि इंडिया को एक सब्स्टिट्यूट रास्ता मिले। ये लगने लगा था कि रेजिस्टेंस फॉर ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वाइड बहुत वीकेंड हो गया है। जो WTC था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, वो इनसाइड जॉब, उसके साथ में इन्होंने आपस में वहां एक दूसरे को टकराया और ये प्रॉक्सी लड़ते रहे आईएसएस के जरिए, इसके जरिए। ये लगने लगा कि अब मोदी का पराजय है, उनको कोई शिकस्त नहीं दिया जा सकता। तो अमेरिका का वो इनसाइड जॉब थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, और हैफा में सबसे ज्यादा पैसा लगा है अडानी जी का। अब इंडिया को भी डिसीजन, जो न्यूट्रल पॉलिसी थी इंडिया की, अब वो नहीं चलेगी। अब इंडिया को या इधर आना पड़ेगा या उधर जाना पड़ेगा। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज इस एपिसोड में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर पॉलिटिशियन अखिलेश प्रताप सिंह साहब और इंटरनेशनल मामलों के विशेषज्ञ शौकत भाटी साहब। आप दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो अभी रिसेंट 3 इलेक्शंस हुए हैं वर्ल्ड में। एक हुआ है ईरान का, एक हुआ है फ्रांस का और एक ब्रिटेन का। उस पर्सपेक्टिव में कि क्या वर्ल्ड में क्या चेंजेस आने एक इनएविटेबल हैं। सबसे पहले बताइए अखिलेश प्रताप साहब, अब आप क्या सोचते हैं इनके आउटकम्स के बारे में और इसके इफेक्ट्स के बारे में कि क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड सिनेरियो में, सिचुएशन? देखिए, अभी ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का इंडिया में तो 90 के बाद, लेकिन वर्ल्ड वाइड थैचर और रीगन के दौर के बाद जो डोमिनेशन था, उससे एक एक्सट्रीम राइट फोर्सेस का पूरे यूरोप में एक बहुत जबरदस्त राइज था 90 के बाद से। 90 के बाद से तो इंडिया में, लेकिन थैचर और रीगन तो 80 से शुरू हुआ जी। तो ये लगने लगा था कि अब रेजिस्टेंस फॉर ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वाइड बहुत वीकेंड हो गया है। यूएसएसआर के बाद से ही होना, सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने के बाद तो ये लग रहा था कि अब धीरे धीरे फैसिज्म का ही एरा आएगा और इटली में फैसिस्ट सरकार, या पूरा यूरोप में, या जिस तरह से अमेरिका में ट्रम्प का राइज हुआ, तो ये सब मिला जुला के ये लगने लगा था कि फार राइट जो फोर्सेस है वही वर्ल्ड सिनेरियो में उनका डोमिनेशन हुआ। हमारे यहाँ भी जिस तरह से मोदी का राइज हुआ और ये लगने लगा कि अब मोदी का पराजय है, उनको कोई शिकस्त नहीं दिया जा सकता, तो एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक ग्लूमी पिक्चर था। इस बीच में इंडिया में मोदी का डाउनफॉल और इसके बाद जो फ्रांस में इलेक्शन हुआ, फ्रांस में 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण थे जहां सेंटर ने सबमिट कर दिया था। मैक्रों की जो गवर्नमेंट थी उसने फाइनेंस कैपिटल के दबाव में ऑस्टेरिटी मेजर्स बड़े पैमाने पर लिए थे और लीपेन की अगुवाई में बहुत तेजी से फार राइट फोर्सेस, धुर दक्षिणपंथी जिनको कहते हैं, फोर्सेस का बड़ा जबरदस्त राइज हुआ था। और फर्स्ट राउंड इलेक्शन में तो लीपेन सबसे आगे भी थी कि लगने लगा कि इतना रेजिस्टेंस का इलाका फ्रांस रहा है फैसिज्म के खिलाफ, वो अभी अब सकम कर रहा है। लेकिन वहां बड़ा एक रेडिकल रप्चर हुआ और वहां जो न्यू लेफ्ट फ्रंट बना, उसने दोनों प्रश्नों पर बहुत एक क्लैरिटी आइडियोलॉजिकल लिया। एक तो उसने ऑस्टेरिटी मेजर के खिलाफ वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें उसने सुपर रिच को टैक्स लगाया जाए
यह एक बोल्ड इनिशिएटिव न्यू लेफ्ट फ्रंट ने लिया, जिसमें सोशलिस्ट भी है, कम्युनिस्ट एक्शंस भी है, ग्रीन पार्टी भी है, एक बड़ा कोलिशन। उसका जो राइज है सेकेंड राउंड में, वो फर्स्ट नंबर का पॉलिटिकल फॉर्मेशन देख रहे हैं उसमें। वो फर्स्ट राइज में मैंने फर्स्ट फॉर्मेशन पॉलिटिकली बना जी। और उसने इसके पूरे राइज को, जो फार राइट राइज था, इसको उसने रोक दिया और मैक्रो को भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया मैन्युअलिंग। तो यह दो प्रश्नों पर, एक तो इसने ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल से सीधा टकराव लिया, और दूसरा जो ये अप्रवासी जो लोग आके बसे थे, जो माइग्रेट करके इन जगहों पर गए, उनके राइट्स के लिए बहुत जबरदस्त फ्रांस में उसने आवाज उठाई। और सबसे बड़ा सवाल, जो अभी इजराइल और फलस्तीनियों की लड़ाई थी, यह तो ऐसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कहिए, यूरोप के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में यूथ का राइज था, जैसे 60s में उन लोगों ने 70s में राइज किया था, वी शैल फाइट, वी शैल विन, लंदन, पेरिस, बर्लिन, इस तरह का दिख नहीं रहा है। ये पूरा फिनोमिनन है। और इस माइग्रेशन वाले सवाल पर जो इन लोगों ने स्टैंड लिया, उसकी वजह से अगर आप फ्रांस के इलेक्शन पैटर्न को देखिए तो रूरल एरिया में अभी भी लीपेन की जो नेशनल रैली है वो मजबूत है, लेकिन शहरों में जो वर्किंग मास है, इंटेलेक्चुअल्स है, पेरिस से लेके सब जगहों पर बड़ा जबरदस्त समर्थन उन्होंने इसके विरुद्ध जो भी लड़ रहा था, चाहे मैक्रो की भी पार्टी को और लेफ्ट, जो न्यू लेफ्ट फ्रंट था, उसको बड़ा समर्थन मिला है। तो यह एक बहुत बड़ी घटना है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक, मतलब आपको फ्रांस से शुरू होती दिखाई पड़ रही है। फ्रांस में जो इसने ये किया, ये पोजीशन आई, उसने पूरे यूरोप को ही नहीं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, हमारे देश तक को उसने पहुंचा। अच्छा भारती साहब, ये बताइए कि इस पस मंजर से, कि जैसे कि अखिलेश साहब ने बोला कि ये पस मंजर ये था कि हर तरफ राइट्स काफी आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर इन इलेक्शन के बाद आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर इन सारी चीजों पर गौर फिक्र किया जाए तो जो WTC था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, वो इनसाइड जॉब था अमेरिका का। वो इनसाइड जॉब थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, प्रूव्ड हो चुका है। ये इनसाइड जॉब था क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर मौजूद थे। उन सारी चीजों के ऊपर कब्जा करना था और वहां के ऊपर सारी चीजें करना था। जैसा कि अभी आप देखें कि यानी पेट्रोल से हम जो है बैटरी की तरफ चले गए तो सबसे ज्यादा लिथियम जो है वो वहां के ऊपर पाया जा रहा है। देखिए, दुनिया में जो आर्म्स इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, उनकी जरूरत है टेररिज्म, उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है टेररिज्म। ठीक है, तो ये जो टेररिज्म, चाहे वो उसामा रहे हो, चाहे तालिबान रहे हो, चाहे अल-कायदा रही हो, चाहे दाइश रही हो, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप यूट्यूब पर जाइए तो हेल्दी क्लिंटन टाइप कीजिए कि वी, तो कहती वी क्रिएटेड अल-कायदा। तो इसके मतलब जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, हम आ रहे हैं, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी, इसके वजह से इनको पूरी मिडिल ईस्ट के ऊपर कब्जा करना था। जी, मिडिल ईस्ट में इजराइल को बनाया इन्होंने। ठीक है, तो इजराइल इनका हेडक्वार्टर है, ये अमेरिका का और नेटो का हेडक्वार्टर है। और इसी से मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि जहां के ऊपर उन्होंने अपने बेसेस न बनाए हो पहले से, क्योंकि तमाम नेचुरल रिसोर्सेस थे, ज्योग्राफिकली भी जरूरी था। और उसके साथ में इन्होंने आपस में वहां एक दूसरे को टकराया और ये प्रॉक्सी लड़ते रहे
आईसिस के जरिए, इसके जरिए, और सबसे पहले जो सीरिया को खत्म करने का प्लान था, इसलिए सीरिया जो था वो सबसे बड़ी सप्लाई लाइन थी उन फोर्सेस की जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं जी। इसलिए उन सारी चीजों को तोड़ने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा जो है आईसिस वगैरह का इस्तेमाल जो है ये अमेरिका, इजराइल और उनके जो एलाइड अरब कंट्रीज थे, इन सब ने। आज दुनिया के सामने आ गया, जब फिलिस्तीन की एक वार हुई तो उसके अंदर आप देखें कि अरब कंट्रीज के जरिए से इजराइल को हथियार पहुंच रहे हैं, फिलिस्तीन को कोई मदद नहीं मिल रही, ठीक है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने जितने भी रेजोल्यूशन पास किए, दुनिया का इदारा यूनाइटेड नेशन था, सिक्योरिटी काउंसिल थी, है ना, WHO था, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने जितने भी रेजोल्यूशन पास किए उसमें से किसी एक के ऊपर इजराइल ने अमल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पीछे कौन खड़ा हुआ? अमेरिका खड़ा हुआ और नेटो खड़ा हुआ। और ये लोग पूरी तरीके से अब इस वक्त दुनिया दो धड़ों में बट गई। ईरान का इलेक्शन, ये सोच रहे थे कि ईरान का इलेक्शन आया है तो उसके बाद जो वहां का सदर आएगा, क्योंकि वो वहां के सुप्रीम लीडर जो अयतुल्लाह खामनाई है उनका आदमी नहीं है इरानी, लेकिन दूसरा आदमी आया। तो जो दूसरे मसूद साहब आए तो उन्होंने भी आके अपनी पॉलिसी को नहीं चेंज किया। वो कहाँ खड़े हैं? वो रशिया के साथ। तो एक ब्लॉक बन गया है रशिया का, चाइना का, ईरान का, और इसमें अब धीरे धीरे जैसे आज टर्की ने क्या कहा, नेटो ने कहा था कि अगर नेटो ने क्या किया कि जॉर्डन के अंदर अभी 2-3 दिन पहले अपना ऑफिस खोलना और पूरी तरीके से इजराइल की मदद के लिए पहुंच रहे हैं, तो उस पे टर्की ने क्या कहा कि हम मदद नहीं करेंगे, जबकि टर्की जो है नाटो का पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने नहीं अभी ये कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो दुनिया है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जैसे हमारे मोदी जी को पुतिन ने बुलाया और वहां के ऊपर तय किया। यूक्रेन की वॉर जब चली तो उस वक्त इनको बुलाकर सबसे सस्ता तेल दिया। यूरोप ने तेल इंडिया से खरीदा महंगा। तो अब दुनिया में 2 ग्रुप हो चुके हैं इस वक्त। इन 3 इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 3 इलेक्शन का ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अलग से जैसे ब्रिक्स बना है, दुनिया 2 पार्ट के अंदर है। अब वो सब खत्म हो गया। अब यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी सब ये सब खत्म हो गया, क्योंकि फ्री पैलेस्टाइन के नारे जो हैं यूरोप के अंदर लगे, ज्यादा लगे। और जितना ज्यादा प्रोटेस्ट यूरोप के अंदर हुआ है उतना प्रोटेस्ट कहीं और नहीं हुआ है। अरब कंट्रीज के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो हो भी नहीं सकता, लेकिन भी नहीं हुआ है, पाकिस्तान में नहीं हुआ, इंडिया के अंदर नहीं हुआ है। तो अब आप देखें, अब मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि जो है कॉरिडोर लेके जा रहे थे यहाँ से वो जाएगा एक रास्ता बॉम्बे से होता हुआ, वो सऊदी अरब जाएगा, दुबई, फिर वहां से इजराइल से, और हैफा में सबसे ज्यादा पैसा लगा है अडानी जी का, और दुनिया की बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है हैफा पर। इनको कब्जा करके और उसके बाद गाजा को खत्म करके, वहां के गाजा के नीचे बहुत ज्यादा गैस है और बहुत ज्यादा पेट्रोल है। जो ये कॉरिडोर बनाना चाह रहे थे वो सब के सब खतरे में आ गया। अब इनके पास फकत एक चाबहार है, और यही वजह है कि अब चाबहार की तरफ काफी कोशिश की जा रही है कि इंडिया को एक सब्स्टिट्यूट रास्ता मिले। तो अब इंडिया को भी डिसीजन, जो न्यूट्रल पॉलिसी थी इंडिया की, अब वो नहीं चलेगी। अब इंडिया को या इधर आना पड़ेगा या उधर जाना पड़ेगा।